हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 का लेसन 1 जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। तो सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए परफॉर्मेंस का मतलब होता है परफॉर्म करना, है ना, कोई भी प्रदर्शन करना। और अप्रेजल का मतलब है मूल्यांकन करना, है ना, एनालिसिस करना। मैंने आपको जॉब एनालिसिस में पढ़ाया था ना, एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही है, उसमें हम जॉब का एनालिसिस करते थे, इसमें हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। और अप्रेजल और एनालिसिस का मतलब एक ही होता है, मूल्यांकन करना। तो अब देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई टीचर होता है, वो जॉब करने के लिए स्कूल में जाता है, तो जो प्रिंसिपल होती है उसको एक दो दिन के लिए क्या है, ट्रायल पर रखती है। ट्रायल का मतलब क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस देखती है वो। तो ऐसी सिमिलर इसमें भी होता है। जैसे कि आपको नई जॉब मिलती है तो वहां पे आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। किसका? एम्प्लॉय का। उसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना इफेक्टिव है और उसकी क्या क्या एबिलिटीज है जो हमें हमारी फ्यूचर ग्रोथ को और हमारी डेवलपमेंट में काम आएगी। अब हम देखेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है यानी एनालिसिस होता है, ये कैसे होता है, इसको क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनको एनालाइज करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो अभी आपका सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर मतलब कोई भी मैनेजर हो गया, तो कंपनी का मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय की सबसे पहले सैलरी देखेगा कि उसको कितनी सैलरी मिल रही है। फिर उसका काम देखेगा कि वो जो काम कर रहा है, जो भी टारगेट है, जो भी उसका प्लान है जिसपे वो काम कर रहा है, तो उसके लिए उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उसको कंपेयर करेगा। फिर देखिए सुपरवाइजर क्या करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स लेता है जिससे वो डिटरमाइन करता है एम्प्लॉयज की वर्क परफॉर्मेंस को। सबसे पहले क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, उसका कोई भी मतलब ग्रोथ रेट हो सकता है, कोई भी मतलब ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको वो जो मैनेजर है वो डिटरमाइन करता है। फिर देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सैलरी देखी, फिर उसके काम को देखा, फिर दोनों को कंपेयर करा। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, उसके फैक्टर को डिटरमाइन करा, उसकी वर्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करा। अब तीसरे काम में हम क्या करते हैं, मतलब जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है ताकि वो जो काम कर रहा है उसकी वर्क परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। उसको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। उसको वो मोटिवेट कैसे कर सकता है, कई सारे बेनिफिट्स दे करके, कि उसको बोलेंगे अगर आप ये अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके उसको मोटिवेट कर सकता है। तो ठीक है, आपको समझ आ गया। पहला काम क्या था, सबसे पहले सैलरी देखी, उसका काम देखा, फिर दूसरे में हमने उसकी वर्क परफॉर्मेंस देखी, फिर तीसरे में हमने उसको मोटिवेट करा कि वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को सुधारे। अब हम देखने वाले हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए जब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो कितना स्किल्ड है, मतलब उसमें क्या क्या स्किल्स है, तो उसका पूरा हमें इनपुट मिल जाता है। और देखिए इसकी मदद से हमें एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता चलता है, तो उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि उनकी हैबिट्स में काफी ज्यादा चेंज आ जाए और इससे क्या कंपनी को फायदा हो जाए। और देखिए इसकी मदद से क्या होता है कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने एम्प्लॉयज के बारे में। इसकी मदद से क्या होता है कि जो मैनेजर है उसको पता होता है कि किसकी हमें सैलरी बढ़ानी है, किसको हमें कंपनसेशन देना है, तो मैनेजर को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने एम्प्लॉयज के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आप कैसा काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना, फिर उसके हिसाब से हमें सैलरी को तय करना। अब देखिए कोई भी व्यक्ति कैसा काम कर रहा है तो उसी के हिसाब से तो आप उसको सैलरी देंगे। कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी देंगे, कोई गंदा काम कर रहा है तो उसको कम सैलरी देंगे। तो इसकी जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से क्या आपकी सैलरी और जो बोनस है वो डिसाइड होता है ना। और देखिए इसका अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एम्प्लॉयज की जितनी भी क्वालिटीज है और उसके जितने भी वीक पॉइंट्स है उसके बारे में हमको पता चल जाए। अगर वीक पॉइंट्स के बारे में हमें पता चल जाता है, उसकी जगह पे हम कोई राइट पर्सन यानी राइट मैन को उसकी जगह रख सकते हैं जॉब पर। क्योंकि देखिए आपको जब भी आप किसी को परफॉर्म करते हुए देखेंगे आपको उसकी वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। हमें लगेगा कि इस जॉब के लिए क्या सुटेबल नहीं है, इसको हटाकर हम किसी और को जो उसके लिए सुटेबल है उसको रख सकते हैं। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव ये कि जो भी वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब होता है जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनकी हमें क्या है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। तो अगर हम उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो इस समय उनके वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। तो इससे हम क्या करते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं। जो भी मैनेजर है, उनका सुपीरियर है, उनको सजेशन दे सकता है, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिससे कि जो वर्क फोर्स है वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकती है। और देखिए इसकी मदद से हम कुछ स्टेजेस को सेट कर सकते हैं जिससे कि जो एम्प्लॉयज है वो अपनी वर्किंग हैबिट्स को सुधार सकते हैं।
देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से हमें जो भी एम्प्लॉइज है उसकी स्किल्स के बारे में पता चलता है, उसकी क्या क्या नॉलेजेस है, क्या क्या स्किल्स हैं। तो इसकी वजह से हम जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट छपवाएगी तो उसमें अच्छे से मेंशन कर सकेगी कि हमें किस जॉब के लिए कैसा स्किल वाला और कैसा नॉलेज वाला बंदा चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से छपवा सकेगी और जो भी स्किल ट्रेनिंग वो देती है वो भी अच्छे से दे पाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा क्या क्या इनको जरूरत है स्किल्स की, तो वो ट्रेनिंग में क्या इंप्रूव कर सकती है। अब हम देखेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये कि हमें बेंचमार्क को सेट करना होता है। अब देखिए बेंचमार्क क्या होता है, एक लिमिट होती है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप किस लिमिट तक ये काम कर रहे हैं। बेंचमार्क होता है मतलब यहाँ तक तो आपको काम करना ही करना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ तो मान लीजिए आपको एक साल में 50,000 तक सेल करनी है, तो ये आपका बेंचमार्क हो गया है ना। अगर आपने इससे कम करी तो यानी आपने क्या, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो है, और अगर आपने 50,000 से ज्यादा करी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई है। तो ये क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। तो ये बेंचमार्क हम तभी सेट करते हैं हमें किसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। अब हमें किसी को एनालाइज करना है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम है कि ज्यादा है। तो हम उसके लिए बेंचमार्क सेट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी जो परफॉर्मेंस है इस बेंचमार्क से कम है कि ज्यादा है। तो देखिए इस बेंचमार्क की मदद से हमें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है, और इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि ये जो स्टाफ मेंबर है इनका कितना बड़ा रोल है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। फिर अगला स्टेप होता है द डिससेमिनेशन ऑफ नॉर्म्स। अब देखिए जो बेंचमार्क हमने सेट करा उसी को हम बोलते हैं नॉर्म्स। तो हमें इन नॉर्म्स का प्रसार करना होता है, मतलब इन सबको हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो भी हमारी वर्कफोर्स है यानी जो एम्प्लॉइज है उनको हमें इन बेंचमार्क्स के बारे में बताना पड़ता है। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपकी जो सेल है एक साल में 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये जो हमने बेंचमार्क फिक्स किया है आपकी सेल इससे ऊपर होनी चाहिए, तो हमें इनको बताना पड़ेगा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या था, हमने बेंचमार्क सेट करा, दूसरे स्टेप में हमें उनको एम्प्लॉइज को बताना पड़ेगा कि ये आपकी लिमिट है, आपको इससे ऊपर का परफॉर्मेंस दिखाना होगा। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। ठीक है, पहले हमने बेंचमार्क सेट कर दिया, फिर दूसरा काम क्या करा, हमने लोगों को बता दिया, सारे एम्प्लॉयज को बता दिया कि ये बेंचमार्क्स हैं। फिर तीसरे काम में हम क्या करते हैं, हम उन पे नजर रखते हैं। अब हम उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमने जो उनको टारगेट दिया यानी बेंचमार्क दिया है उस तक वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए कैसे उनकी परफॉर्मेंस उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना ये काफी ज्यादा लंबा होता है, ये तो नहीं है एक ही दिन में वो अचीव कर लेंगे टारगेट, उनको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो उनको कई सारे साल दिए जाते हैं कि इतने साल में आपको ये अचीव करना है। तो देखिए इनको बेंचमार्क तो दिया जाता है, साथ में उनको पीरियड ऑफ टाइम भी दिया जाता है कि आपको इतने पीरियड में ये टारगेट अचीव करना है, उनको काम के साथ साथ टाइम भी बताते हैं। अगला स्टेप होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेड आउटकम। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो एम्प्लॉइज ने जो भी परफॉर्म किया है उनकी कितनी प्रोडक्शन हुई है और हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, फिर उसको कंपैरिजन किया जाता है उसका। तो देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसको हम ट्रू परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, तो हम जब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा है कि कम है। और अगर देखिए अगर ये हाइयर है मतलब हमने जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे जो परफॉर्मेंस है वो हाइयर है, तो इसका मतलब जो है हमने जो भी रूल्स वगैरह बनाए थे वो अच्छे हैं, या जितनी भी गाइडलाइंस जारी करी थी वो सब यूजफुल हुई हैं क्योंकि हायर परफॉर्मेंस हाई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हमारी ट्रू परफॉर्मेंस यानी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस से लोअर हो सकती है यानी कम हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि जो अभी हमने गाइडलाइन जारी करी है उनमें इतना दम नहीं था, हमें फिर क्या करना होता है उस पर क्रिटिकल एग्जामिन करना होता है कि जो भी हमने गाइडलाइन जारी करी, जो भी सजेशन दिए उनमें कहाँ कमी रह गई है, फिर उनको सुधारा जाता है ताकि परफॉर्मेंस को हाई किया जाए। अब लास्ट स्टेप होता है कि जो भी रिजल्ट आए ना उसको डिस्कस करना, जिसे हम फीडबैक भी बोलते हैं। तो इस लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि जो भी रिजल्ट आया, जो भी हमारा आउटकम आया, अब उसमें एवेल्युएशन करना, मतलब उसमें क्या क्या कमी रह गई है उसमें डिबेट करना, कम्युनिकेशन करना, वन ऑन वन एम्प्लॉयज मिलकर बातचीत करते हैं, मतलब आमने सामने आकर आपस में बातचीत करते हैं कि कहाँ कमी रह गई है उस पर डिस्कस करते हैं, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए ये जो भी कन्वर्सेशन होती है इसमें इंटरेक्शन और लिसनिंग में फोकस किया जाता है कि मतलब आमने सामने मिलकर एक दूसरे को अच्छे से सुना जाए। और देखिए अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो ये जो भी वर्कर्स है उनके फ्यूचर रिजल्ट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो देखिए जो भी मैनेजमेंट स्टाफ होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको फिक्स किया जाए जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट हो सके। और मैनेजमेंट का काम है कि जितने भी एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट करा जाए, है ना, उनको एंकरेज किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, बिल्कुल दिल लगाकर काम करे, जिससे कि क्या होगा जो रिजल्ट है यानी जो आउटकम है वो अच्छा आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखिए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है एक टाइप का कमर्शियल टूल है। इस टूल का कौन यूज करता है, मैनेजर। मैनेजर क्यों यूज करता है, ताकि जितने भी एम्प्लॉइज है वो उसको ट्रैक कर सके, उनकी परफॉर्मेंस देख सके कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टाफ पर नजर रख सके। तो ऐसे में जो मैनेजर होता है ना उसी की जिम्मेदारी होती है कि परफॉर्मेंस को अच्छे से मैनेज किया जाए, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्प करे, जो भी एम्प्लॉइज उनकी हेल्प करे ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। तो देखिए जो मैनेजर होता है वो क्या क्या स्टेप्स लेता है ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके।
देखिए जो मैनेजर होता है वो सबसे पहले तो एक ऐसा अचीवमेंट फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसकी मदद से जो भी पार्टिसिपेंट है यानी जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हाई लेवल तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और ऐसे ही फ्रेमवर्क की मदद से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और इफिशियंट जो वर्क होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब देखिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब जो गुड मैनेजमेंट, जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, वो जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको वर्क प्लेस सिस्टम के बारे में अच्छे से पूरा कॉन्टेक्ट उसके बारे में समझाता है, ताकि जो वर्कर्स होते हैं यानी जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए, वो सब वर्क प्लेस के सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ पाए और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। तो देखिए अगर हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब अगर मान लीजिए वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो उनसे वो सवाल जवाब कर सकता है, उनसे रिपोर्ट ले सकता है कि आप अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस पे सवाल उठा सकता है। और अगला होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस साफ साफ दिखनी चाहिए, ये नहीं कि छुपा छुपा के वो अपनी परफॉर्मेंस कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखिए पहला मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे हम MBO भी बोलते हैं। तो देखिए ये एक टाइप का स्मार्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, आपको टारगेट दे दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि आपको एक साल में 50,000 यूनिट सेल करनी है, तो ये क्या होगा, आपका टारगेट होगा कितने, एक साल का, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पीरियड दे दिया जाता है, टाइम पीरियड, और उसमें आपको टारगेट दे दिया जाता है, फिर आपको उसको अचीव करना होता है। इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी कंपनी का बॉस है यानी जो भी ओनर है, उसने टारगेट दे दिया कि मुझे इतने टाइम में इतना परफॉर्मेंस चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी मैनेजर है और जो भी एम्प्लॉय है वो आपस में मिलकर क्या काम करेंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पर, है ना, हमेशा रोज रोज डेली डेली काम करेंगे और मेहनत करेंगे, ताकि जो हमारा गोल है यानी जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। तो देखिए अगर वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो इससे इसके लिए उनको क्या है, बोनस भी मिल सकता है, उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है और उनको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। अगला मेथड होता है मेथड ऑफ 360 डिग्री फीडबैक। तो देखिए जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, 360 डिग्री यानी चारों तरफ से फीडबैक लेना, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे क्या है, राय लेना, फीडबैक लेना। तो देखिए जो MBO है यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कई सारे बिजनेसेस और कंपनी में सुटेबल होता है। देखिए जब भी टारगेट दिया जाता है तो उसमें 360 डिग्री फीडबैक मेथड को भी अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि फीडबैक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको फीडबैक मिलेगा, जब भी तो आपको पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो देखिए इसका स्पेशली जो 360 डिग्री जो नाम है ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें चारों तरफ से फीडबैक लिया जाता है, एम्प्लॉय से लिया जाता है, मैनेजर से लिया जाता है, जो कस्टमर्स हो गए उनसे लिया जाता है ना, और भी जो अलग अलग ब्रांचेस होती है उनसे फीडबैक लिया जाता है, तो इसमें हर जगह से फीडबैक लिया जाता है। तो देखिए ये जो मेथड होता है ना ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल मेथड होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसमें कई सारी चीजें हो रही होती है, क्योंकि इसमें आप हर जगह से वो फीडबैक ले रहे होते हैं, किसी एक व्यक्ति से तो ले नहीं रहे हो, सारे एम्प्लॉयज से ले रहे हो, मैनेजर से ले रहे हो, कस्टमर से ले रहे हो, है ना, जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनसे ले रहे हो, तो ये इसलिए मल्टी डायमेंशनल होता है। तो देखिए ये जो मेथड है ना एक टाइप की इनपुट कलेक्टिंग टेक्निक होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, कस्टमर है, जितने भी पीयर्स है, इनका क्या इनपुट लिया जाता है। अब पीयर मतलब होता है सहकर्मी यानी सबऑर्डिनेट जो होते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट को वर्कर्स होते हैं वो पीयर्स होते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा मेथड है असेसमेंट सेंटर मेथड। तो देखिए असेसमेंट का मतलब होता है एनालाइज करना यानी मूल्यांकन करना। तो असेसमेंट सेंटर होता है जो ऐसा सेंटर जो हर चीज का मूल्यांकन करता हो। अब देखिए ये जो वर्ड है असेसमेंट सेंटर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये किसने लॉन्च किया था, जर्मन आर्मी ने। कब, 1930 में। तो 1930 में जर्मन आर्मी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए अब मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्नाइज करते हुए अभी जो अभी के बिजनेस है ना उसके एनवायरनमेंट में उसके लिए फिट किया गया है। तो देखिए इसका काम क्या होता है, जो भी एम्प्लॉइज है उसको एवेल्युएट करना, मतलब उसकी पोजीशन को बढ़ा देना, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दे देना, और अगर एम्प्लॉय गंदा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो उसको डिमोशन कर देना। तो ये काम होता है असेसमेंट सेंटर का। और ये जो सेंटर होता है ना असेसमेंट सेंटर, ये एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखता है, उसमें सुधार भी करता है, और उसको फिर आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा फ्यूचर लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता। मतलब जो मैनेजर, जो एम्प्लॉय है अगर उसको मैनेजर बनाना है तो ये असेसमेंट सेंटर पहले उसका परफॉर्मेंस देखेगी, उसको एनालाइज करेगी, फिर जब जाके उसका प्रमोशन करेगी। अगला मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा स्कोर मिलेगा। अब ये स्कोर देता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज को स्कोर करती है, मतलब नंबर देती है कि जो अच्छा काम करेगा उसका स्कोर बढ़ जाएगा, अगर उसने गंदा काम करा तो उसका स्कोर घट जाएगा। तो ये स्कोर के हिसाब से इस मेथड का यूज किया जाता है। इस स्कोर को क्या एनालाइज किया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा यानी वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अब देखिए जिसका जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा होगा तो उसको फिर ज्यादा फायदे भी होंगे, उसकी सैलरी इंक्रीज की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, उसका प्रमोशन किया जा सकता है, या उसको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और देखिए ये सारे बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, एम्प्लॉइज को, जिसको अच्छी परफॉर्मेंस होती है।
और देखिए हम इसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड को ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं, उसकी कैपिटल को देखते हैं, उसकी कॉस्ट को देखते हैं। अब कैपिटल का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो स्कोर हो सकता है या फिर सैलरी बेस भी हो सकता है, जिसकी ज्यादा सैलरी यानी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी। अब हमारा लास्ट मेथड है BARS यानी बार्स। इसका फुल फॉर्म होता है बिहेवियरली एनकरेज्ड रेटिंग स्केल। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब होता है उसमें क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या स्किल है, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस वो कर रहा है तो कितनी उसमें स्किल है, वो परफॉर्मेंस ताकि उसकी इंप्रूव हो सके। और क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि मतलब वो कितनी संख्या में वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है नंबर वाइज कितनी इंक्रीज हुई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक साल में 50,000 यूनिट सेल करनी है, तो उसकी क्वांटिटेटिव देखी जाएगी, क्वालिटी की उसने 50,000 सेल करी है, उससे ज्यादा करी है, तो ये तो होगी क्वांटिटेटिव यानी नंबर में। और क्वालिटेटिव मतलब होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है ना, अगर जो भी वो अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो सब क्वालिटेटिव में आ जाएंगी। तो इसमें दोनों एक्सपेक्ट्स को देखा जाता है। तो देखिए इस मेथड में मेनली क्या देखा जाता है कि जो एम्प्लॉइज है उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो अच्छे से बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे कस्टमर से, और उनका नेचर कैसा है, वो ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं ना, सब चीजें उसमें देखी जाती है। अब देखिए जो बार्स है इसके पास कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बार्स स्टेटमेंट। तो ये किस पे बेस होते हैं कि एम्प्लॉय का क्या क्या रोल होगा, और जॉब लेवल पर कि कैसे कैसे प्रमोशन होगा, किस पोस्ट पे क्या क्या एम्प्लॉय का रोल होगा, तो उस बेस पे क्या होती है, बार स्टेटमेंट होती है। तो देखिए जो बार्स है ये परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए काफी क्लियर स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करवाती है। इसकी मदद से जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसकी बस ये खास बात है कि आपकी जब भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आपकी देखिए क्वांटिटी तो देखी जाएगी, साथ आपकी क्वालिटी भी देखी जाएगी कि आपका बिहेवियर कैसा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी, ये सब इसमें देखा जाएगा। अब अगला है हमारा पोटेंशियल अप्रेजल। तो देखिए जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है। तो देखिए पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, और अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन। तो जब संभावित मूल्यांकन किया जाता है तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी भविष्य के लिए होता है ये। इसमें क्या होता है, कोई एक प्राइमरी जो गोल है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि हमें ये गोल को अचीव करना है, तो उसमें पहले से ही गोल को सेट कर दिया जाता है, और फिर जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो भी मैनेजर है फिर उनका आकलन किया जाता है, अप्रेजल लिया जाता है, जिससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि ये पोस्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। अब देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आया जॉब के लिए, अब मैनेजर ने उसका अप्रेजल लिया, फिर उसने अप्रेजल में जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में उसको बताया। जब उसने उसकी परफॉर्मेंस देखी तो जो मैनेजर था उसने अंदाजा लगाया कि भविष्य में चलकर इस पोस्ट तक पहुंच सकता है, यानी अभी देखिए क्या है, अभी वर्कर है, अभी ये आगे चल के कुछ सालों बाद मैनेजर बन सकता है। तो इसमें देखिए जो पहले से क्या था, एक प्राइमरी गोल को सेट कर दिया गया, यानी वो भविष्य में चलकर मैनेजर बन सकता है। अब देखिए ये क्या हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि उसने जो मैनेजर उसने अंदाजा लगाया ये हाँ इसका जो परफॉर्मेंस है ये ऐसा है कि भविष्य में चलकर ये मैनेजर बन सकता है। तो देखिए पहले से ही अंदाजा लगा लेना कि ये आगे चलकर इस पोस्ट पे जाने वाला है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। अब देखिए इसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। पहला है सेल्फ अप्रेजल, यानी खुद का अप्रेजल होना। पीयर अप्रेजल, पीयर मतलब होता है सबऑर्डिनेट जो होते हैं, कोवर्कर्स जो होते हैं। और अगला है सुपीरियर अप्रेजल, मतलब सुपीरियर मतलब जो मैनेजर्स होते हैं ना उनका अप्रेजल। फिर अगला है एमबीओ जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। फिर अगला है साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इससे एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में पता चलता है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी क्या क्या एबिलिटीज है उसके बारे में पता चलता है। अगला है मैनेजमेंट गेम लाइक रोल प्लेइंग। अब देखिए हमें पता लगाना है कि आगे चल के ये पोस्ट मैनेजर बन सकता है या कुछ और बड़ी पोस्ट पे उसको हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें कोई मैनेजमेंट गेम उससे खिलाने चाहिए, जैसे कि रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में मतलब वो किसी और का रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, हमने उसको एक दिन के लिए मैनेजर बना दिया, फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे कि वो कैसे कैसे अपनी ड्यूटीज निभा रहा है। अगला है लीडरशिप एक्सरसाइज। तो देखिए कई सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं और कई सारी लीडरशिप एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि भविष्य में चलकर ये जो एम्प्लॉय है लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय आगे चल के भविष्य में वो पोस्ट हासिल कर सकता है नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय काउंसलिंग। देखिए इसका मतलब होता है ऑल यू नीड टू नो। इसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए एम्प्लॉय काउंसलिंग में क्या होता है, डिस्कशन होती है ना, कोई भी बातचीत होती है। अब ये एनुअली भी हो सकती है, मतलब एक साल में हो सकती है, 2 साल में हो सकती है, कुछ महीने बाद भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉइज है आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको शेयर करते हैं, और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब उनको कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, अब देखिए कैथ डेविस एक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि जो एम्प्लॉय काउंसिल होती है एक टाइप की ऐसी काउंसिल होती है जिसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अपनी जितनी भी समस्या है उनको डिस्कस करते हैं, और उनसे क्या सलाह मशवरा लेते हैं कि हम इनको प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन है, इसके कुछ 3 कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग डील विद इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब देखिए जो एम्प्लॉय की जो काउंसलिंग होने वाली है इसमें सारे जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि मेरे को ज्यादा काम करना पड़ता है, या मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है,
ये जो मेरा बिहेवियर है ना, इस काम को करते करते काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। तो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, इसको डिस्कस किया जाता है। सबसे फेमस तो कौन सा है? डिप्रेशन, कि मुझे काम करते करते डिप्रेशन होते जा रहा है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही होता है। तो अब देखिए क्या होता है काउंसलिंग में, ये क्या होता है, टाइप की डिस्कशन होती है, जिसमें क्या होता है, एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन होती है ना, किसके बीच? एम्प्लॉयज के बीच आपस में कम्युनिकेशन होती है। देखिए एक सक्सेसफुल काउंसलिंग तभी हो सकती है जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, है ना, सब एम्प्लॉयज की, वो आपस में कंफर्टेबल हो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में, और फेस टू फेस मतलब आपस में आमने सामने एक दूसरे को अपनी समस्या बता सके। अगर एम्प्लॉय अपनी समस्या आमने सामने एक दूसरे को अच्छे से बता रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी काउंसलिंग है वो सक्सेसफुल हुई है। तो देखिए इस काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम है कि सारी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, और उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सुझाव यानी डिस्कशन करना और नए नए तरीके निकालना, जिससे कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। तो देखिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी दो पर्सन है उनके बीच में आइडिया और फीलिंग का एक्सचेंज हो। दो पर्सन कौन है? दो एम्प्लॉइज आपस में मिलकर अपने आइडियाज को और अपनी फीलिंग को एक दूसरे से शेयर करें। अब देखिए जब भी एम्प्लॉय काउंसलिंग होती है, तो इसमें जो आइडिया और फीलिंग शेयर की जाती है, तो वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है। इंडिविजुअल मतलब मुझे घरेलू समस्याएं, प्रोफेशनल मतलब काम पे, मतलब जब भी मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या समस्या आती है, तो ये दोनों डिस्कशन हो सकती है। अब देखिए वो एक्सपर्ट हो या फिर नॉन स्पेशलिस्ट हो, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी काउंसलिंग की जाती है तो ये काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से समस्या वो जब भी शेयर करेंगे जब उनकी बातें कोई और तीसरे तक ना पहुंचे, है ना। मतलब जैसे कि आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को अपनी समस्या बताते, क्यों? क्योंकि जो भी आप मैसेज कर रहे हैं वो एंड टू एंड इंटरप्रेट होती है, मतलब किसी और को वो मैसेज नहीं जा रहे होते हैं। तो ऐसा होना जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी है, तभी एक दूसरे को आप अपनी समस्या बता पाएंगे। और देखिए इस काउंसलिंग का मेन एम ये है कि जो भी एम्प्लॉइज है वो अपनी जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर सके, और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब देखिए ट्रांसफर का मतलब होता है जॉब का एक्सचेंज हो जाना, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है जॉब करने के लिए। लेकिन इसमें देखिए आपका क्या होता है, आपकी जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप दूसरी कंपनी में भी मैनेजर होंगे। जितनी आपकी पहले में सैलरी थी उतनी आपकी दूसरे कंपनी में भी सैलरी होगी। तो इससे बोलते हैं ट्रांसफर हो जाना। आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बस आपकी पोजीशन क्या सेम रहती है, और आपकी सैलरी भी सेम होती है, बस आपके काम करने की जो जगह है वो चेंज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं जॉब ट्रांसफर। तो देखिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भी इंक्रीज नहीं होती है। जो आपकी पहले जो कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही अगली कंपनी में भी आपकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है। अब अगला है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, आपके एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे, मतलब हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है। हायर पोस्ट में जाने से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, आप एक ही जगह पे रहते, बस अपनी जो प्रमोशन हो जाता है आपकी हायर लेवल पोजीशन हो जाती है, मतलब आपका जो पोस्ट है वो हायर लेवल का हो जाता है। मतलब इसमें एक पोस्ट से, एक पोजीशन से दूसरी हायर पोजीशन पे आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आप एक ही जगह पर रह के बस आपकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो रही है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जिसका अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर ले लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।